हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ममित कुमार जैन। वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, 23 जून को राजस्थान पीसीजे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है और उसी के रिगार्डिंग मैं सीआरपीसी के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूं जो एमसीक्यूज बेस्ड होंगे। और इसमें आपको आपके एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यूज हेल्पफुल हो सकते हैं। और साथ ही साथ जिन्होंने पहले से सीआरपीसी पढ़ी है तो उन्हें अपना सेल्फ असेसमेंट करने के लिए भी बेनिफिट होने जा रहा है और एक तरीके से आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो मैं आज आपके सामने कुछ सीआरपीसी के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं और आप इसे मेरे साथ थोड़ा सा देख लीजिएगा तो आपको जरूर बेनिफिट होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं और देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा जो स्वीकृति मिली थी वो कब मिली थी। तो इस बात को आप जान लीजिएगा कि जो सीआरपीसी को जो कंसेंट मिली थी वो कंसेंट मिली थी 25 जनवरी 1974 को। और देखिए, इस बात पे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। एक तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो सीआरपीसी है उसका एक्ट नंबर क्या है। तो जो एक्ट नंबर या अधिनियम संख्या है वो है 2 ऑफ 1974। और साथ में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो सीआरपीसी 1973 है उसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है। तो वो है 1 अप्रैल 1974। तो जनरली कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यदि हम बात करें 1973 के सीआरपीसी को जो प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी वो 25 जनवरी 1974 को मिली थी और इसका जो एनफोर्समेंट डेट है वो कौन सी है, वो 1 अप्रैल 1974। और इसका जो एक्ट नंबर है वो 2 है, 2 ऑफ 1974। इसके बाद हम बात करेंगे। देखिए, ये बात आप सब जानते होंगे कि एक आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 इंट्रोड्यूस हुआ था और वो 2013 में आया था। तो जनरली इसकी एक डेट पूछी जाती है। आपको सबको पता है कि जो दामनी रेप केस का जो मसला हुआ था उसके बाद हमने क्रिमिनल लॉज पे बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए थे जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के नाम से फेमस हुआ। और इसकी जो एनफोर्समेंट डेट है वो है 3 फरवरी, 2013। फिर एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि सीआरपीसी 1973 की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है। तो देखिए, इस बात को मैं आपको समझा दूं कि इसमें जो सीआरपीसी को लाने के पीछे एक ऑब्जेक्ट था, एक मेन फीचर था, वो ये था कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। और जैसा कि आप जानते होंगे कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात करते हैं, तो वहां पर भी एक प्रिंसिपल, यदि हम वेलफेयर सोसाइटी की बात करते हैं तो वहां पर डीपीएसपी में आर्टिकल 50 में भी हमें यह बता रखा है कि ये राज्य की ड्यूटी होनी चाहिए, ये स्टेट की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो न्यायपालिका को, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से पृथक रखे। और सीआरपीसी को का एक मेन जो विशेषता है वो भी यही विशेषता है कि न्यायपालिका को या हमारी जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखा जाए। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका यह बनता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को रखा गया है। अब देखिए, यह बात भी आप जानेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 अनुसूची है, 12 शेड्यूल्स हैं और उसमें 7 शेड्यूल्स में 3 लिस्ट बताई गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 246 पढ़ते हैं तो 246 क्लॉज 1 में हमें यह देखने को मिलता है कि जो यूनियन लिस्ट है उस पर कानून बनाने का एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और 246 क्लॉज 3 जब हम देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि जो स्टेट लिस्ट में एनिमिनेटेड सब्जेक्ट्स हैं उस पर कानून बनाने का राइट केवल स्टेट गवर्नमेंट को होगा। और जब हम कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची की बात करते हैं तो समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को है, यानी कि हमारी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को है। और ये बात आर्टिकल 246 क्लास 2 में देखने को मिलती है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि जो सीआरपीसी 1973 है, ये अपना पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने कौन सी लिस्ट में रखा है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में। तो ये जान लीजिएगा कि सीआरपीसी के ऊपर कोई भी लॉ बनाने की पावर न केवल पार्लियामेंट को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को है बल्कि स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को भी है। यानी कि हमने सीआरपीसी को कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची में स्थान दिया है। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि सीआरपीसी में जमानतीय और अजमानतीय अपराधों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत किया गया है। देखिए,
मोटे तौर पे यदि हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो इसमें जो ऑफेंसेस हैं उन्हें सेक्शन 2N में डिफाइन किया गया है। जो ऑफेंस की डेफिनेशन है, अपराध की परिभाषा है, वो 2N में डिफाइन किया गया है। लेकिन हमने सीआरपीसी में अपराधों का 3 तरीके से क्लासिफिकेशन किया है। एक कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस यानी कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। एक है कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस यानी कि शमनीय और अशमनीय अपराध, जो 320 में बताया गया है सीआरपीसी में। और साथ ही साथ एक हमने क्लासिफिकेशन और किया है जो है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो यहां पर हमसे पूछा गया है कि जो बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जो उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, उसे हमें कहां देखने को मिलता है। तो ये बात आप जान लीजिएगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में, सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में। और ये भी आप जानिएगा कि जब आप सीआरपीसी का फर्स्ट शेड्यूल देखेंगे तो उसमें 5 कॉलम दिए गए हैं और उसमें आईपीसी के अपराधों की लिस्ट दी गई है। वैसे तो 6 कॉलम है, लेकिन इस बात को आप जाने कि जो आईपीसी में आईपीसी की पूरी लिस्ट दी गई है, यानी कि आईपीसी के जितने भी पनिशेबल ऑफेंसेस हैं और सेक्शंस हैं वो मेंशन किए गए हैं। तो जब हम शेड्यूल 1 में पार्ट 1 देखते हैं और उसमें आईपीसी के सभी ऑफेंसेस देखते हैं तो फर्स्ट कॉलम में उसमें सेक्शंस बताए गए हैं आईपीसी के, सेकंड में वो ऑफेंस बताया गया है, थर्ड कॉलम में उसका पनिशमेंट बताया गया है। और जब हम उसमें फोर्थ कॉलम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, वो अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो फोर्थ में नहीं बल्कि फिफ्थ कॉलम में किया गया, यानी कि सीआरपीसी का फर्स्ट शेड्यूल, और फर्स्ट शेड्यूल में छह कॉलम दिए गए हैं। तो उसमें फिफ्थ कॉलम पे यदि आप जाएंगे तो वहां पर आपको जमानतीय और अजमानतीय अपराधों का वर्गीकरण देखने को मिलता है। यानी कि बताया गया है हर अपराध के आगे, हर अपराध के सामने फिफ्थ कॉलम में बताया गया है एपीसी के कि ये ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल। यदि क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि दंड प्रक्रिया संहिता में संज्ञेय तथा असंज्ञेय अपराधों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत किया गया है, तो भी आप आंसर यही बताएंगे, दंड प्रक्रिया संहिता के फर्स्ट शेड्यूल में। लेकिन वहां पर कॉलम जो आप देखेंगे वो कॉलम कौन सा हो जाएगा, वो कॉलम यहां पर अब हो जाएगा फोर्थ कॉलम। तो जमानती और अजमानती अपराधों का वर्गीकरण फर्स्ट शेड्यूल के फिफ्थ कॉलम में दिया गया है। और यदि आपसे पूछा जाए संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों का वर्गीकरण तो आप बताएंगे वो भी फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है लेकिन फोर्थ कॉलम में। और यदि आपसे यह पूछा जाए कि जो शमनीय और अशमनीय अपराध होते हैं, जो कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन सीआरपीसी में कहां बता रखा है, तो यह बात आप ध्यान देंगे कि यह क्लासिफिकेशन आपको फर्स्ट शेड्यूल में नहीं बताया गया है बल्कि सेक्शन 320 में बताया गया है। तो यह बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारा यह बनता है कि सीआरपीसी 1973 के चैप्टर 8, 10, 11 को छोड़कर इसके बाकी प्रावधान निम्न में से कहां लागू नहीं होंगे। तो देखिए इस बात को ध्यान रखेंगे कि सीआरपीसी के जो ये जितने भी प्रोविजंस हैं एक्सेप्ट चैप्टर 8, 10 एंड 11, तो सीआरपीसी के जितने भी प्रोविजंस हैं वो नागालैंड स्टेट पे लागू नहीं होते, वो नागालैंड स्टेट पर लागू नहीं होते। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे जब आप इसका सेक्शन 1 देखेंगे सीआरपीसी में तो ये बात स्पेशली बता दी गई है। पहले जो सीआरपीसी के प्रोविजंस थे वो जम्मू कश्मीर राज्य पे लागू नहीं होते थे, लेकिन अब आपको पता है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद हमने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आए थे जो हम 2019 में। तो उसका इफेक्ट ये हुआ था कि अब जम्मू कश्मीर पर तो ये सीआरपीसी लागू होने लगा, लेकिन यदि हम सेक्शन 1 देखें तो उसमें स्पेशली बताया गया है कि यदि हम चैप्टर 8, 10 और 11 को हटा दें तो पूरी सीआरपीसी, अब यदि मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहा हूं, नागालैंड राज्य में तो लागू होती नहीं और जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उन पर भी लागू नहीं होती। और ये भी आप देख लीजिएगा जब आप सेक्शन 1 पढ़ेंगे तो ये भी समझ लीजिएगा, सेक्शन 1 के एक्सप्लेनेशन में ये बात दे रखी है, स्पष्टीकरण में ये बात दे रखी है कि जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं, ट्राइबल एरियाज होते हैं, वो कौन कौन से हैं। इसे भी आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बनता है। अब एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 10 है और चैप्टर 11 है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई चैप्टर 10 किससे रिलेटेड है,
चैप्टर 8 किससे रिलेटेड है या चैप्टर 11 किससे रिलेटेड है? तो मैं आपको बता दूं, जब हम चैप्टर 8 की बात करते हैं तो चैप्टर 8 आप पढ़ लीजिएगा। इसमें पूछा जाता है कि चैप्टर नेम बताइए, इसका टाइटल, ये टॉपिक क्या है इसमें, तो आप बता दीजिएगा कि चैप्टर 8 किससे रिलेटेड है। ये है परिशांति बनाए रखने और सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिभूति की बात करता है। यानी कि शांति बनाए रखने, परिशांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति, और गुड बिहेवियर यानी कि सदाचार बनाए रखने के लिए जो प्रतिभूति की बात की जाती है वो की जाती है चैप्टर 8 में। और चैप्टर जो 10 है वो बात करता है परिशांति व लोक व्यवस्था बनाए रखना, तो चैप्टर 10 इससे रिलेटेड है। और चैप्टर 11 की जब हम बात करते हैं तो चैप्टर 11 प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस के निवारक कार्यों की बात करता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और अब क्वेश्चन ये आता है कि सीआरपीसी 1973 में संशोधन किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो जैसा मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि जो हमारा सीआरपीसी है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में आता है, और समवर्ती सूची में कानून बनाने का राइट दोनों को है, पार्लियामेंट को भी और स्टेट लेजिस्लेचर को भी। इसका मतलब यह हुआ कि 1973 सीआरपीसी में कोई भी अमेंडमेंट संसद भी कर सकती है और राज्य का जो विधानमंडल है वो भी कर सकती है। यहां विधानसभा लिखा है लेकिन आप इस बात को समझिएगा कि यहां पर ये विधानमंडल है, तो पार्लियामेंट और किसी भी राज्य की विधानमंडल ये अमेंडमेंट कर सकती है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हमारा ये आता है कि जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो जमानतीय के रूप में दिखाया गया है, और ये बात मैं अभी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, ये दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में, और उससे भी मैंने आपको बताया था कि जो कॉलम नंबर है वो है 5th। तो ये बात आप ये भी जान लेना, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो जमानती अपराध है उसे कौन से सेक्शन में डिफाइन कर रखा है, तो ये भी जान लीजिएगा कि इसे सेक्शन 2A में डिफाइन कर रखा है। सीआरपीसी के सेक्शन 2A में जमानती अपराध को डिफाइन कर रखा है और उसमें बता रखा है कि जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो जमानती के रूप में दिखाया गया है। कहां दिखाया गया है? सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, और शायद इस क्वेश्चन से आप सभी अवेयर होंगे वैसे तो, संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध बेसिकली कौन सा ऑफेंस संज्ञेय होता है, कौन सा असंज्ञेय होता है, कौन सा कॉग्निजेबल, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल, ये बात भी आपको जाननी है। तो सीआरपीसी का फर्स्ट शेड्यूल देखिए, और फर्स्ट शेड्यूल में यदि उसके फर्स्ट पार्ट को देखें तो उसमें 4th जो कॉलम है उसमें बता रखा है कि आईपीसी का ये ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा, ये ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल होगा। लेकिन जनरल रूल ये है कि जहां एक्सप्रेसली ये नहीं बता रखा है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल, तो उसका एक क्राइटेरिया ये है कि जिन ऑफेंसेस में 3 साल से कम का इंप्रिजनमेंट है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और जिन मामलों में, जिन ऑफेंसेस में 3 साल या 3 साल से ऊपर का इंप्रिजनमेंट है वो होगा हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस। यदि एक्सप्रेसली कहीं भी नहीं बताया गया है कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है, ये ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, तो हमारा रूल ये चलेगा कि जिन ऑफेंसेस में 3 साल से कम का इंप्रिजनमेंट वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि असंज्ञेय अपराध, और 3 साल से ऊपर का जिसमें इंप्रिजनमेंट है वो जाएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्वेश्चन यहां पर यह आ रहा है कि संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? आंसर होगा इसमें 4। यानी कि ये आप जानते हैं कि यदि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, तो पुलिस को ये पावर है कि ही कैन अरेस्ट विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर और विदाउट वारंट, और यदि वो असंज्ञेय मामला है, यदि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस को ये पावर नहीं है कि वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर या वारंट के बिना अरेस्टिंग कर सके, इवन इन्वेस्टिगेशन भी कर सके। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा 4th नंबर पे। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि सीआरपीसी की धारा 2C किसकी परिभाषा देती है? तो ये देती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, 2C, C फॉर कॉग्निजेबल। तो ये याद कर लीजिएगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस को या संज्ञेय अपराध को कहां डिफाइन कर रखा है? ये 2C में कर रखा है। इसका राइट आंसर 3 होगा। इसके बाद जब हम बात करते हैं परिवाद, देखिए इस बात को आप जान लीजिएगा, परिवाद यानी कि कंप्लेंट, और एक जनरल सेंस में मैं आपको समझा दूं कि जो कंप्लेंट होती है नॉर्मल कोर्ट्स में वो नॉन कॉग्निजेबल मैटर्स में ही होती है। कॉग्निजेबल मैटर्स पे भी कंप्लेंट हो सकती है, लेकिन मैं जनरल रूल आपको बता रहा हूं कि जनरली जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उनमें ही कंप्लेंट होती है। और कंप्लेंट या परिवाद को जो डिफाइन कर रखा है वो सीआरपीसी के सेक्शन
2D में किया हुआ है। और ये बात भी आप जान लीजिएगा कि जो FIR है वो तो पुलिस थाने में की जाती है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, लेकिन जो कंप्लेंट होती है वो सिर्फ मजिस्ट्रेट को की जाती है। और ऐसे मजिस्ट्रेट को की जाती है जो सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 में कॉग्निजेंस लेने के लिए ऑथोराइज्ड होते हैं, संज्ञान लेने के लिए ऑथोराइज्ड होते हैं। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन ये है कि परिवाद का आवश्यक तत्व क्या है। तो बहुत सीधी सी बात है कि इसमें मेन आता है हमारा जो राइट आंसर है वो ये है किसी अपराध के कारित होने का अभिकथन जिस पर कार्रवाई अपेक्षित है। बेसिकली यदि मैं एक एग्रीव पार्टी हूं और मेरे अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ है तो मैं मजिस्ट्रेट के पास जाके इसकी कंप्लेंट यानी कि शिकायत कर सकता हूं कि मेरे खिलाफ किसी व्यक्ति ने ऐसा ऑफेंस किया है, और मैं चाहे चाहे वो नोन हो या अननोन हो, और मैं चाहता हूं कि आप उसके ऊपर कार्रवाई करें। तो ये बन जाता है हमारा कंप्लेंट। इसके बाद ये क्वेश्चन फिर आ गया जो मैंने अभी ऊपर बताया था कि संज्ञेय अपराध को कहां परिभाषित किया गया है, तो अभी बताया 2C में इसे डिफाइन किया गया, यानी कि यहां पर जो राइट आंसर होगा वो थर्ड होगा। इसके बाद ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया या जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाती है। देखिए पूरे सीआरपीसी में तीन स्टेजेस होती हैं। एक होता है इन्वेस्टिगेशन, एक होता है इंक्वायरी और एक होता है ट्रायल। तो देखिए जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो पुलिस करती है, और जो इंक्वायरी और ट्रायल होता है वो मजिस्ट्रेट या कोर्ट करती है। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है, तो आप यहां पर परफेक्ट आंसर जो बताएंगे वो बताएंगे जांच और विचारण। क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस करती है, तो एक तरीके से इसे जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं माना गया है। तो चूंकि कोर्ट या मजिस्ट्रेट इंक्वायरी यानी कि जांच और ट्रायल यानी कि विचारण करती है, तो आपका परफेक्ट आंसर होगा थर्ड, जांच और विचारण। इसके बाद ये भी ध्यान रखेंगे कि इसमें क्वेश्चन आया है कि सीआरपीसी के अंतर्गत जांच की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। तो ये सीधी सी बात है कि जो जांच या इंक्वायरी को डिफाइन कर रखा है सीआरपीसी में सेक्शन 2G में। कहां पर डिफाइन कर रखा है? सेक्शन 2G में। और जो जांच होती है, जैसे मैंने बताया था, जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो पुलिस ऑफिसर करते हैं, लेकिन जो जांच की जाती है वो या तो मजिस्ट्रेट या कोर्ट द्वारा की जाती है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है 4। इसके बाद हम लेके चलेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 15 पे। और क्वेश्चन नंबर 15 हमें यह कह रहा है कि जब कोई परिवार मजिस्ट्रेट के यहां पेश किया जाता है और मजिस्ट्रेट उस परिवार को आगे बढ़ाते हुए परिवादी और गवाहों की परीक्षा प्रारंभ कर देता है, तो मजिस्ट्रेट का कार्य क्या होगा? तो मजिस्ट्रेट का मेन जो काम होता है वो होता है पूछताछ करना। तो यहां पर जांच कह लीजिए आप उससे, या इसमें जो परफेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा पूछताछ करना। क्योंकि अभी आपने कंप्लेंट हुआ है, और जब कंप्लेंट हो जाता है और जो मजिस्ट्रेट होता है वो गवाहों की परीक्षा या परिवादी की परीक्षा प्रारंभ करता है, तो जनरली यहां पर जो परफेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा पूछताछ, यानी कि ऑप्शन 2। इसके बाद देखिए पहले ये बात जान लीजिए, जो परिवाद किया जाता है वो कौन से सेक्शन में किया जाता है। परिवाद को डिफाइन जो कर रखा है वो सीआरपीसी के सेक्शन 2D में कर रखा है, लेकिन जो कंप्लेंट की जाती है कंप्लेनेंट या परिवादी द्वारा वो की जाती है सेक्शन 200 में, सेक्शन 200 में। और ये भी जान लीजिएगा कि जो कंप्लेनेंट होते हैं और जो उनके साथ यदि कोई विटनेस होते हैं, तो जो मजिस्ट्रेट हैं, जो कॉग्निजेंस लेने के लिए ऑथोराइज मजिस्ट्रेट हैं, वो ऐसे कंप्लेनेंट और यदि कोई विटनेस साथ में आए तो उनका ओथ पे एग्जामिनेशन करते हैं 200 में, और एग्जामिनेशन करने के बाद उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसमें कंप्लेनेंट और उनके विटनेसेस के सिग्नेचर ले लिए जाते हैं और मजिस्ट्रेट भी उस पर अपने साइन कर लेते हैं। और यदि उस कंप्लेंट को देखने के बाद जो कंप्लेनेंट है या जो विटनेसेस हैं उनका एग्जामिनेशन 200 में करने के बाद यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला नहीं बनता, आगे कार्रवाई किए जाने का कोई आधार नहीं है, तो सेक्शन 203 में जो मजिस्ट्रेट हैं वो परिवाद को खारिज कर देंगे। लेकिन यदि मजिस्ट्रेट को लगता है 200 के बाद, 200 में एग्जामिनेशन करने के बाद कि मामला बनता है, आगे कार्रवाई अभियुक्त के खिलाफ की जानी चाहिए, तो वो 204 में एक्यूज को अपने समक्ष उपस्थित करने के लिए समन्स या वारंट इशू कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन बात करेंगे कि गलत उत्तर बताइए दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन। जनरली इसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन देखिए मैं आपको ये भी ट्रिक्स बता दूं पहले कि जनरली जब हम एमसीक्यूज करते हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज करते हैं, तो मेरे हिसाब से हमें चारों ऑप्शन पढ़ने नहीं चाहिए। यदि आपको क्वेश्चन आता ही नहीं है तो आप सीधे
उसी ऑप्शन को देखें। यदि आपके पास आंसर शीट है तो आप केवल उसी ऑप्शन को देखें जो परफेक्ट आंसर है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, यदि हम से अपना गैस कर रहे हैं तो नहीं। यदि आपने पहले से पढ़ा है आप चारों ऑप्शन देखिए और अपना टिक मारिए। लेकिन यदि आप पहली बार कोई ऐसा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, आप जानते नहीं उसके बारे में, तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास आंसर शीट है तो सीधे वही परफेक्ट आंसर आप पढ़िए, वही वही जानिए। उससे क्या होता है, जब हम चारों पढ़ लेते हैं और जब हम एग्जाम में बैठते हैं वही क्वेश्चन सामने होता है, हमें लगता है चारों तो पढ़े थे हमने, फिर कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसलिए पढ़ो वही, यदि आपने पहले से कभी नहीं पढ़ा है और कोई नया क्वेश्चन आपके सामने है तो सिर्फ जिस जो परफेक्ट आंसर है वही आंसर देखिए, अपना लॉजिक मत लगाइए, आंसर देखिए और सिर्फ उसे पढ़िए। तो यहां पर क्वेश्चन आ रहा है गलत उत्तर बताइए। देखिए ये चीज भी ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि भाई गलत उत्तर बताइए, तो यहां पर ये जान लेना कि जो सही होंगे आपने उसमें राइट 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 लगा लेना और जो गलत होगा उसे यहीं पर क्रॉस कर देना, फिर वही परफेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। जैसे अभी मैं आपको लेके चलूंगा। अब ऐसा हो कि गलत उत्तर बताइए, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जांच न्यायालय द्वारा की जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो आप क्या करेंगे यहां पर, ये तो बात सही है। फिर आपसे कहा जाएगा कि जांच आरोप विरचित करने के बाद की जाती है, तो आप कहेंगे ये तो शायद भाई गलत है। जांच आरोप विरचित करने के पूर्व की जाती है, चलो भैया सही है। जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, सही है। तो आप देखो यहां पर ये क्रॉस है और आपसे क्या पूछा था, गलत उत्तर बताइए। तो भैया गलत उत्तर तो हमारा कौन सा निकल के आया, हमारा गलत उत्तर तो ये है। तो आपको टिक किस में मारना है, तो आपका जो परफेक्ट आंसर होगा वो परफेक्ट आंसर कौन सा है, क्वेश्चन ये जो 2 नंबर का है ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये आता है कि 2H सीआरपीसी के सेक्शन 2H यानी कि 2 जा में किसको परिभाषित किया गया है। तो भाई ये आप जान लीजिएगा कि जो डिफाइन किया गया है वो किया गया है वो इन्वेस्टिगेशन को किया गया है, यानी कि अन्वेषण को किया गया है। और आप ये जानते हैं कि सीआरपीसी में यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो भी अन्वेषण किया जाता है वो पुलिस द्वारा किया जाता है या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे मजिस्ट्रेट इस निमित्त प्राधिकृत करे। किस चीज के लिए, साक्ष्य एकत्र करने के लिए। यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो 2H में डिफाइन कर रखा है और इसकी डेफिनेशन यदि आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि इस संहिता के अधीन कोई भी अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो इस निमित्त मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत करें किसी भी व्यक्ति को, साक्ष्य एकत्र करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और यह भी जान लीजिएगा कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहां डिफाइन कर रखा है, वो सेक्शन 2 पूछा ही है, सेक्शन 2H में। और जांच या इंक्वायरी को तुरंत इसके आगे यानी इससे पहले 2G में डिफाइन कर रखा है। जो आरोप है ये सेक्शन 2B में डिफाइन कर रखा है और अपराध को डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2N में। यानी कि ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि जो डेफिनेशन क्लॉज है वो आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। 2H 2G 2B और 2N डेफिनेशन आपको पता होनी ही चाहिए। इसके बाद अन्वेषण का उद्देश्य क्या है, और मैंने अभी आपको बोल भी दिया है कि जो अन्वेषण का उद्देश्य है वो है अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करना। क्या करना है, वो है अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य। हमारा अन्वेषण का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम अभियुक्त को गिरफ्तार करें, अभियुक्त को दंड देना हमारा कोई पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस क्या है, अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करना। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है, समन मामले का अर्थ क्या है। देखिए जब समन्स के हिसाब से पूछे जा रहे हैं तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसे डिफाइन कहाँ रखा है। इसे डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2W में। और 2W जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जो मामले वारंट मामले नहीं है, जो मामले वारंट मामले नहीं है, यानी कि इसका आंसर कौन सा हो गया हमारा 19 का 1, जो मामले वारंट मामले नहीं है वही समन मामले हैं। फिर क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है कि भाई फिर वारंट मामला क्या है। तो वारंट मामला इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा 2X 2। यदि हम समन मामले की बात करते हैं तो समन मामले को डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2W में और वारंट मामले को डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2X में। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि समन्स की डेफिनेशन, समन केस की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो सीधे सीधे लिखा है कि जो मामला वारंट मामला नहीं है। तो भैया फिर वारंट मामला क्या है, तो वारंट मामले को कहां डिफाइन कर रखा है 2X में। और वारंट मामले में
जिनमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 2 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष नहीं, 2 वर्ष से अधिक का कारावास दिया जा सकता है, वो सारे मामले वारंट मामले हैं। और समन्स केस का क्या मतलब है? जो मामले वारंट नहीं है, इसका मतलब जिन अपराधों में मैक्सिमम 2 साल तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, वो सारे मामले समन्स मामले हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन देखिए, और डेफिनेशन में सीधे सीधे लिखा है कि समन मामले का मतलब वो मामले जो वारंट मामला नहीं है। इसके बाद अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने फिर लेके आऊंगा यहां पर, क्वेश्चन नंबर 22, और ये कह रहा है अपराध। अपराध को कहां डिफाइन कर रखा है? अपराध को कहां डिफाइन कर रखा है? तो अपराध को अभी मैंने आपको बताया भी था, सेक्शन, अपराध को जो डिफाइन कर रखा है वो कर रखा है सेक्शन 2N में। और ये भी ध्यान रखना, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, आपको दोनों ही चीज पता होनी चाहिए, 2N और 2D, सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं, आप कहेंगे भाई हिंदी में भी तो आता लिखा हुआ, नहीं, कभी कभी क्या होगा कि वहां पर हिंदी मीडियम में डे की जगह 2N ही लिखा होगा, N ही लिखा होगा, तो आपने जो च झ ठ ऐसे को याद कर रखे होंगे, ऐसे याद, ये तो याद कीजिए, लेकिन आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। इसके बाद कौन सा कथन सही है? समन मामला वह है जो वारंट मामला नहीं है। अब हमारा काम यहीं से बन जाता है कि यहां पर डेफिनेशन में भी सीधे सीधे लिखा हुआ था कि समन मामला क्या है, तो भैया सही पूछा है, तो सही में हमें क्या ढूंढना है? हमें तो यही सही लग रहा है। आप चारों पढ़िए, ऑप्शन चारों पढ़िए, लेकिन चूंकि यहां मुझे सीधे सीधे दिख रहा है कि समन मामला वह है जो वारंट मामला नहीं है, तो इसका मतलब हमारा यहां पर आंसर मिल जाता है। इसका जो परफेक्ट आंसर है 23 का, वो यही है। फिर एक क्वेश्चन 24 में यह आ रहा है कि 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध का संबंध है। तो मैंने अभी बताया आपको कि जिन जिन अपराधों में मैक्सिमम 2 साल तक का इंप्रिजनमेंट है वो समन मामले हैं, और 2 साल से ऊपर के जो मामले होंगे, यानी कि 2 साल से ऊपर का जिनमें इंप्रिजनमेंट है, चाहे लाइफ इंप्रिजनमेंट है, चाहे डेथ पेनल्टी है, तो भाई वो मामले क्या होंगे? वो मामले वारंट मामले होंगे। यानी कि यहां पर परफेक्ट आंसर हमें कौन सा मिलने जा रहा है? ये मिलने जा रहा है वारंट। इसके बाद अभी इधर कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा सा अल्फाबेटिकली आप देख लीजिएगा। ये कह रहा है समन मामले का अर्थ है, फिर वही क्वेश्चन आ गया हमारा, समन मामले का अर्थ है जो वारंट मामला नहीं है। ये तो शायद मैं आपको करा चुका हूं शायद। और इसके बाद यहां पर चलते हैं, और अब हमारा आता है पीड़ित। देखिए, ये जो पीड़ित, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। और मुझे लगता है कि इस बार भी ये क्वेश्चन बन सकता है। पीड़ित, पीड़ित कौन है भाई? पीड़ित को डिफाइन कर रखा है, पहले तो आप ये जानिए, इसे डिफाइन कर रखा है 2WA में, 2WA में। और ये 2WA ओरिजिनली सीआरपीसी में नहीं था, इसे कब जोड़ा गया था? इसे सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2008 में जोड़ा गया था, दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2008 में जोड़ा गया था। तो ये भी याद कर लेना कि जो पीड़ित है, इसकी डेफिनेशन कहां दे रखी है? 2WA में, और इसे, ये ओरिजिनली सीआरपीसी में नहीं था, इसे पहली बार कब जोड़ा गया? सेक्शन 2WA को सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2008 में जोड़ा गया था। और ये पूछता है कि पीड़ित में कौन कौन आते हैं। ये पीड़ित, एक लॉजिकल बात, जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है, जिसको कोई क्षतिकारित हुई इस अपराध से, उसका संरक्षण भी आता है, उसका विधिक वारिस भी आता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा, यानी कि इसमें सब उपरोक्त सभी आते हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कितने सेक्शंस हैं? तो भैया कितने सेक्शंस हैं? तो बात आप सब जानते होंगे, 484 सेक्शंस हैं, याद कर लीजिएगा। एक जनपद पे, एक डिस्ट्रिक्ट में कितने वर्ग के आपराधिक न्यायालय होते हैं? देखिए, इस बात को ध्यान रखना, ये जिला पूछ रहा है, ये एक राज्य की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि एक राज्य में हाई कोर्ट भी आता है और स्पेशल कोर्ट्स भी आते हैं, जो किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट हुए होंगे। जैसे एनडीपीएस एक्ट में एनडीपीएस कोर्ट है, एससी एसटी एक्ट में एससी एसटी कोर्ट है, एंटी डकैती एक्ट में एंटी डकैती कोर्ट्स बनी हुई हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे, जैसे पॉस्को एक्ट है, पॉस्को कोर्ट बन गई हैं। तो जो स्पेशल एक्ट हैं उन्हें छोड़ दो,
जो एक स्टेट में हाई कोर्ट है उन्हें छोड़ दो, तो जनरली एक डिस्ट्रिक्ट में कितने वर्ग के आपराधिक न्यायालय होते हैं? तो भाई एक होता है कोर्ट ऑफ सेशन, एक होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड इन मेट्रोपॉलिटन एरिया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तीसरे नंबर पे होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और चौथे नंबर पे होते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। यानी कि हमारा जो परफेक्ट आंसर होगा वो 4 होगा। यदि आप सेक्शन 6 देखें सीआरपीसी में, तो सेक्शन 6 में ये बात सीधे सीधे लिखी हुई है कि एक सेशन न्यायालय होता है, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और महानगर में महानगर क्षेत्रों में महानगर मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट। आंसर हमारा है ये। इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय आपराधिक न्यायालय हो सकते हैं? तो भैया ये भी बात सेक्शन 6 में ही है, क्योंकि उच्च न्यायालय किसी भी राज्य की सर्वोच्च अपीलीय दांडिक मामलों में सर्वोच्च अपीलीय अधिकारिता रखती है। तो भाई किस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय आपराधिक न्यायालय हो सकते हैं? ये बात भी सेक्शन 6 में दे रखी है। लेकिन देखो अंतर देखो कि यहाँ जिले के बारे में पूछा था, जनपद के बारे में पूछा था, इसलिए मैंने उच्च न्यायालय यहाँ पर नहीं बताया। लेकिन एक राज्य में कौन कौन सी क्रिमिनल कोर्ट्स हो सकती हैं? तो भैया फिर तो हाई कोर्ट भी आएगी, हाई कोर्ट भी आएगी। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है निम्न में से कौन सा दंड न्यायालय नहीं है? ये बात देखिए वही घूम फिर के आ रही है, और मैंने अभी आपको बताया कि इसमें 4 कोर्ट, सेशन कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड इन मेट्रोपॉलिटन एरिया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही है, ना ये आते हैं ना ये आते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? यहाँ पर उपरोक्त सभी, या तो इसमें तो जो कौन सा नहीं, देखिए आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखिए यही यही गड़बड़ हो सकती है कि यहाँ पर ये आप देख लेना कि क्वेश्चन जो पूछा गया है ये पॉजिटिव में पूछा गया है या नेगेटिव में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय दंड न्यायालय नहीं है? तो भाई आप भी नहीं हो, आप भी नहीं हो, केवल आप हो। तो कौन सा नहीं पूछा है? तो नहीं में 2 और 3 नहीं है, यानी कि परफेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? ये होगा। ये बात अभी ध्यान देना, ये हमें नेगेटिव में पढ़ना है पॉजिटिव में पढ़ना है, ये ध्यान रखना क्वेश्चन को। कभी कभी जैसे ही कहीं पर नेगेटिव में पूछा जाए सर्कल बना लेना क्वेश्चन पे, और फिर उसी के हिसाब से उस आंसर को आपको देखना पड़ेगा। सहायक सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, जहां भी ऐसा क्वेश्चन सीआरपीसी में आएगा कि सीजीएम को कौन अपॉइंट करता है, एसीजीएम को कौन अपॉइंट करता है, सेशन जज को कौन अपॉइंट करता है, असिस्टेंट सेशन जज को कौन अपॉइंट करता है, कुछ भी आ जाए, कोई मजिस्ट्रेट हो कोई जज हो, जब अपॉइंटमेंट की बात आती है कोई लॉजिक नहीं लगाना, सीधे हाईकोर्ट लिख के आना, हाईकोर्ट। और वो किसी की हेल्प नहीं ले रहा है, किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, सीधे हाईकोर्ट, बस दैट्स इट। लेकिन जब बिल्डिंग की बात आती है, बिल्डिंग का मतलब कोर्ट, जैसे कोर्ट ऑफ सेशन कौन इस्टेब्लिश करेगा? देखिए जहां मजिस्ट्रेट या जज की बात आती है उनका अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है। लेकिन जब कोर्ट की बात आती है, एक बिल्डिंग की बात आती है, तो वहां पर इस्टेब्लिश किया जाता है, उनका अपॉइंटमेंट नहीं होता। तो वहां पर जनरली जो स्टैब्लिश किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। अपॉइंटमेंट हमेशा हाई कोर्ट, और स्टैब्लिशमेंट यदि किसी भी कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट होना है तो वो कौन करेगा? वो करेगा स्टेट गवर्नमेंट। तो ये लॉजिक आप पकड़ लेना। सहायक सत्र न्यायाधीश या असिस्टेंट सेशन जज का अपॉइंटमेंट कहां होता है? तो सेक्शन 10 जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है। दिस इज द परफेक्ट आंसर। किसी जनपद में सत्र न्यायालय सेशन जज नहीं बोल रहे, एडिशनल सेशन जज नहीं बोल रहे हैं, असिस्टेंट सेशन जज नहीं बोल रहे हैं, यहाँ कोर्ट बोल रहे हैं। कोर्ट का मतलब एक बिल्डिंग मानिए। यहाँ है स्टैब्लिशमेंट, स्थापित कौन करेगा भाई? मैंने अभी बताया कि जहां कोर्ट स्टैब्लिशमेंट की बात आ रही है तो राज्य सरकार ले जाओ, जहां किसी के अपॉइंटमेंट की बात आ रही है तो वो है हाई कोर्ट। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन ऐसे ही आ गया हमारे सामने कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। मैंने अभी आपको वही बताया कि की जाती है, तो भैया उच्च न्यायालय करता है, बात खत्म। कोई क्वेश्चन इसमें, कोई लॉजिक ही नहीं लगाना हमें। अब आगे चलेंगे, यहां पर हम देखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन यहां पर ये आ रहा है, जनपद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति। लो जी भैया, फिर हमारा बड़ा इजी काम पड़ गया है।
फिर हाई कोर्ट, कोई मेहनत ही नहीं करनी है आपको। न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता, ये देखिए क्वेश्चन, न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता किसके नियंत्रण में है? इसके लिए आप सीआरपीसी का सेक्शन 14 पढ़ लीजिएगा। और सेक्शन 14 में जनरली किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट का लोकल जुडिक्शन क्या होगा, जनरली ये डिसाइड कौन करता है? ये सीजेएम करते हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करते हैं, लेकिन उस पे जनरल कंट्रोल हाई कोर्ट का होता है। तो जब किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता निर्धारित की जाती है, वो सीजेएम या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे, लेकिन किसके जनरल कंट्रोल में रहते हुए? हाई कोर्ट के। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें परफेक्ट ढूंढना है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी आ रहे हैं, उच्च न्यायालय के नियंत्रण की बात कर रहे हैं, तो जनरल नियंत्रण, जो जनरल कंट्रोल है वो उच्च न्यायालय का है, लेकिन डिसाइड कौन करेगा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर जो परफेक्ट आंसर मिलेगा हमें वो ये है। तो यहाँ पर आप टिक क्या लगाएंगे? यहाँ पर टिक लगाएंगे आप 4। इसके बाद प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट अधीनस्थ होता है, तो ये भी बिल्कुल याद कर लीजिएगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सेक्शन 15। देखिए अधीनस्थता पूछी है, सबऑर्डिनेशन पूछा है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सबऑर्डिनेशन सीजेएम के पास होता है, लेकिन जनरल कंट्रोल सेशन जज का होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है अधीनस्थ, तो आप बताइए सीजेएम। सेक्शन 15 आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। अब एक क्वेश्चन हमारा ये आया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 की उपधारा 1 में लोक अभियोजक शब्दों के पश्चात अंत स्थापित है। तो मैं आपको बता दूं कि जब सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं, तो वहां पर हाई कोर्ट में केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने अपने मामलों के रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक लोक अभियोजक और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक अपॉइंट करती है। तो यहां पर लिखा है कि लोक अभियोजक तो हो गया, के बाद क्या स्थापित किया गया है? एक या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक। दिस इज द परफेक्ट आंसर। यहां लिखा है दो या अधिक नहीं, एक तो लोक अभियोजक तो अपॉइंट करेगी ही करेगी, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो हर हाई कोर्ट में अपने मामलों का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी करेगी, और एक या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। तो यहाँ पर परफेक्ट आंसर हमारा है। देखिए जरा सा कंफ्यूजन है, लेकिन ध्यान देना ये दो नहीं, यहाँ पर एक या एक से अधिक। अब यह आ रहा है कि सीआरपीसी में असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन, यानी कि जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, देखिए इस बात को जान लीजिएगा, आप बहुत स्टूडेंट्स एपीओ की भी तैयारी करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्हीं को एपीओ बोला जाता है, उन्हीं को एपीओ बोला जाता है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बोला जाता है। तो सहायक लोक अभियोजक, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन्हीं को हम यूपी में क्या बोलते हैं? एपीओ बोलते हैं। और इनका जो इनकी नियुक्ति की जाती है, ये की जाती है सेक्शन 25 में। ये ध्यान रखना, इनको जो अपॉइंट करते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। 25 सबसेक्शन 1 में ये बात लिखी है, और 25 सबसेक्शन 1A जो बाद में जोड़ा गया था, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमने पावर दे दी कि आप भी मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपने असिस्टेंट पीपी अपॉइंट करें। ये बात ध्यान रखना, जब सहायक या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सहायक लोक अभियोजक की बात आती है, ये केवल मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही अपॉइंट होते हैं, ये कोर्ट ऑफ सेशन में या हाई कोर्ट में अपॉइंट नहीं होते। तो हमारा परफेक्ट आंसर कौन सा है? ये। इसके बाद आ रहा है मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में अभियोजन संचालित करते हैं। तो भैया ये बात जान लीजिएगा, मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में अभियोजन कौन संचालित करते हैं? तो ये संचालित करते हैं सहायक लोक अभियोजक। मैंने अभी आपको बताया कि प्रोसिक्यूशन की साइड से सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट कोर्ट में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करती है। तो इसमें परफेक्ट आंसर हमारा होगा 41 का 4। फिर अभियोजन निदेशालय, ये भी जान लीजिएगा, जो अभियोजन निदेशालय है ये डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, और ये भी मैं आपको समझा दूं कि ये कंसेप्ट ओरिजिनली सीआरपीसी में नहीं था, इसमें हमने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया 25A, और 25A ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये किया गया था सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2005 में, दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2005 में, और उसमें हम एक कंसेप्ट लेके आए थे अभियोजन निदेशालय,
डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, और इसे जो स्टैब्लिश करती है वो करती है राज्य सरकार। कौन करता है? राज्य सरकार। तो इसमें थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर आइए जरा, ये 43 क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम, और 43 क्वेश्चन कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न धारा में से कौन सी धारा किशोरों के मामलों के अधिकारिता से संबंधित है? तो भाई इस बात को ध्यान रखेंगे, सेक्शन 27, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किशोरों, अब किशोरों का मतलब कौन? किशोरों का मतलब वो जो जब वो न्यायालय के समक्ष लाए जाते हैं, वो जब वो कोर्ट में अरेस्ट करके लाए जाते हैं या वो खुद हाजिर होते हैं, यदि वो 16 साल से कम है, 16 साल से कम है, तो भाई उन्हें हम बोलते हैं किशोर। उन्हें क्या बोलते हैं? किशोर। और ये जो अधिकारिता दी गई है सीआरपीसी में वो सेक्शन 27 में दी गई है, और ये अधिकारिता सीजीएम को दे रखी है। ये बात आप ज्यादा ध्यान देते हैं, जरा कुछ बातें जान लीजिएगा। सीजीएम को किशोरों के संबंध में किसी भी अपराध का विचारण करने के लिए ऐसे सीजीएम सशक्त हैं। सीजीएम किशोरों के मामले में, किशोर कौन? जब अपराध के तब नहीं, जब वो न्यायालय में आते हैं, प्रेजेंट होते हैं, चाहे अरेस्ट करके लाया जाए या कैसे भी लाया जाए, उनकी एज 16 साल से कम है, वो किशोर कहलाएंगे, जुवेनाइल कहलाएंगे। और ऐसे यदि उन किशोरों ने कोई अपराध किया है तो उनका विचारण करने के लिए कौन ऑथराइज्ड है? सीजीएम है, अंडर विच सेक्शन 27 ऑफ सीआरपीसी। लेकिन ध्यान रखना, उस किशोर ने अपराध ना तो आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध में किया हो, ना मृत्युदंड से संबंधित वो अपराध हो, तो ही जाके, ये ध्यान रखना, प्री में पूछा जाएगा कि यदि उस किशोर ने, उस जुवेनाइल ने मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध से कोई भिन्न अपराध किया है, तो ही जाके सीजीएम को सेक्शन 27 में उस अपराध का विचारण करने के लिए हम पावर्ड होंगे, अदरवाइज नहीं। इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 27 के अनुसार किशोर की उम्र, ये मैंने अभी बता दिया, 16 साल। और ये ध्यान रखना, 16 साल कब से स्टार्ट हो रहे हैं? जब उसे न्यायालय में लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय आजीवन कारावास के लिए दंडनीय मामलों का विचारण कर सकता है? भाई ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है इसमें। फिर कह रहा है एक उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा दंड दे सकते हैं? ये बात आप जान लीजिएगा कि जो हाईकोर्ट है वो कौन सा सेंटेंस पास कर सकते हैं? तो भाई वो कोई भी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। इसमें आ रहा है कोई भी दंड जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो, यानी कि लिखा है कोई भी दंड जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो, ये दे सकते हैं, चाहे मृत्युदंड हो, आजीवन कारावास हो, या कुछ भी हो, कोई भी दे सकते हैं। इसके बाद चलिए, फिर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि हत्या के मामले में कौन सा न्यायालय विचारण कर सकता है? देखिए इस बात को जानिएगा कि किन मामलों में कौन सा कोर्ट या मजिस्ट्रेट उसका ट्रायल कर सकते हैं। तो ये बात भी आप सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में जाके देख लीजिएगा, और 6 कॉलम में जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, ये अपराध कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा विचारणीय है, ये मामला सिर्फ सीजीएम द्वारा विचारणीय है, जो भी। तो यदि हम वहां पर जाके देखें तो हत्या के मामले में ये पावर हमने किसको दी है? ये पावर हमने दी है सत्र न्यायाधीश को। मर्डर का मामला मजिस्ट्रेट ट्राइबल नहीं होता, ये सेशन ट्राइबल होता है, ठीक। फिर ये कह रहा है कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा कारावास की अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है? जितनी सीजीएम दे सकते हैं। और ये बात जान लीजिएगा, जब मैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात कर रहा हूं तो सेक्शन 29(4) देख लीजिएगा, 29(4) देख लीजिएगा, और वहां बता रखा है कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को कारावास की देने की वही पावर है जो सीजीएम को है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कितनी पावर है भाई? तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मैक्सिमम 7 साल तक का इंप्रिजनमेंट और कितना भी फाइन इंपोज कर सकते हैं। तो जब हम 29(4) पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को सेंटेंस देने की उतनी पावर है जितनी सीजीएम को। तो हम सीजीएम की जाने तो 29 सबसेक्शन 1 में लिखा है कि भाई वो 7 साल तक का इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? 48 का आंसर होगा 2। फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितना जुर्माना दे सकते हैं, और सीजीएम कितना भी जुर्माना दे सकते हैं, कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, यानी कि उनको कोई लिमिट नहीं दी गई है। तो 49 का आंसर है 4।
फिर हम देखते हैं एक संज्ञेय अपराध विचारणीय है। एक संज्ञेय अपराध विचारणीय है किसके द्वारा? तो संज्ञेय अपराध भाई कोई भी सुन सकता है, कोई भी सुन सकता है, कोई खास बात नहीं है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भी सुन सकते हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी सुन सकते हैं, सत्र न्यायालय भी सुन सकते हैं। फिर आइए आप आगे, सभी के द्वारा, यानी कि इसमें जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा है? सभी के द्वारा। इसके बाद प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अधिकतम जुर्माना दे सकते हैं, और ये बात जान लीजिएगा कि ये अधिकतम जुर्माना जो दे सकते हैं वो दे सकते हैं 10,000 रुपए। ये बात आपको देखने को मिलती है सेक्शन 29(2) में। और यदि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते तो आप मैक्सिमम 5,000 रुपए का जुर्माना दे सकते हैं। वो बात अलग है कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये अब अपग्रेड कर दिए गए हैं, ये लिमिट बढ़ा दी गई है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय दंडादेश दे सकते हैं। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय दंडादेश दे सकते हैं, तो ये भी जान लीजिएगा ये मैक्सिमम दे सकते हैं 3 साल और 10,000 रुपए। तो जो भी इसमें आंसर आपको दिख रहा है, इसमें 3 वर्ष से अनधिक का या 10,000 रुपए से अनधिक का जुर्माने का, या दोनों का, या दोनों का, कुछ भी दोनों का भी दे सकते हैं। ये गलत हो गया आपका ऑप्शन, ये गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया। तो यहाँ पर परफेक्ट आंसर कौन सा है हमारा? ये। द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय, ये मैंने अभी आपको बता दिया है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय दंडादेश दे सकते हैं। तो जो बात 29(2) में दे रखी है, ये बात भी आप 29(2) पढ़ लेना, तो ये एक ही यहाँ पर ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय कारावास का दंडादेश दे सकते हैं जिसकी अवधि अनधिक है। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट मैक्सिमम दे सकते हैं 1 वर्ष तक का, और ये देख लेना 29 का सबसेक्शन 3। मुझे लग रहा है कि आपको अभी थोड़ा बहुत मतलब आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे, और थोड़ा सा मुझे इसलिए स्पीड में भी चलना पड़ रहा है क्योंकि अब आपके पास थोड़ा सा टाइम का भी लिमिट है, और मैं चाह रहा हूँ कि कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर ली जाए एक लिमिटेड टाइम में। अब ये कह रहा है कुछ अपराधों का इत्तला का जनता द्वारा दिया जाना। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन रहा है कि सेक्शन 39 में कुछ ऐसे ऑफेंसेस बताए गए हैं कि जब जनता को ये इंफॉर्मेशन रहती है कि ऐसा कोई अपराध होने जा रहा है, उन सेक्शंस में वो अपराध होने जा रहे हैं, तो इसकी जानकारी आपको देनी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन आपको दे देनी चाहिए। तो किन्हीं अपराधों की इत्तला जनता द्वारा दी जानी चाहिए, तो भैया इसके लिए आप पढ़ लेना सेक्शन 39। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अधीन पुलिस को एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति होती है, सभी मामलों में नहीं होती, शंका के मामलों में नहीं होती, सेना के भगौड़ों पर लागू नहीं है, ये भी गलत है। तो परफेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? ये आंसर होगा 41। मेंस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो 41 तो बिल्कुल याद कर लेना, 100% आएगा। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित वाद में यह कहा है कि पुलिस अधिकारी बिना आवश्यकता के गिरफ्तारी ना करें और मजिस्ट्रेट यदा कदा हिरासत की मंजूरी ना दे। ये बड़ा लीडिंग केस आपके सामने है, अनरेश कुमार वर्सेस बिहार राज्य का। सुप्रीम कोर्ट ने इसे काफी गाइडलाइंस दी थी अरेस्टिंग को लेके, और ये अपने आप में वैसे भी आप जान लेना, जब आप मेंस की तैयारी करोगे तो ये केस आप बिल्कुल तैयार कर लेना, अनरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का बड़ा लीडिंग केस माना जाता है आज की डेट में। इसके बाद पुलिस कब एक व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है? तो भैया देख लो कब कर सकती है। केवल संज्ञेय मामलों में, केवल उद्घोषित मामले में, सशस्त्र, ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर परफेक्ट आपके सामने आ रहे हैं। यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन आपके सामने परफेक्ट आ रहे हैं, और यहाँ पर आप इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी, इसमें भी, यानी कि परफेक्ट आंसर हमारा हो गया उपरोक्त सभी। इन सभी मामलों में जब आप 41 देखेंगे तो इन सभी मामलों में पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब मेंस में भी आने लगा है। 41 बी इज द परफेक्ट आंसर। ये सारे 41 ए बी सी डी ये 2008 के सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट से जोड़े गए थे, और ये पूछा जाता है कि भैया इनकी ड्यूटी, जब एक पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करे तो उनकी क्या ड्यूटी होगी, 41 बी में देख लीजिएगा। एक पुरुष व्यक्ति भी आवश्यक परिस्थितियों के कारण किसी भी स्त्री को दिन में गिरफ्तार कर सकता है, यानी कि एक पुरुष व्यक्ति भी किसी महिला को लेकिन दिन में अरेस्ट कर सकते हैं। जनरली हमने बताया था कि अरेस्टिंग में जनरली फीमेल
पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए या कोई लेडी ही किसी लेडी को अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन आवश्यकता है तो भैया एक पुरुष भी कर सकता है। ये बात आपको देखने को मिलती है महाराष्ट्र राज्य वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल 2004 के मामले में। इसे तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट केस है ये, इसे तैयार कर लीजिएगा आप। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारा ये आता है, किस उपबंध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है? और ये अधिकार 41D में दिया गया है। जो मैंने अभी बताया था कि 2008 में जोड़े गए हैं सारे प्रोविजन 41A, B, C, D। तो गिरफ्तार, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे इंट्रोगेशन पुलिस कर रही है, पूछताछ कर रही है, तो उस समय उस गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद के अधिवक्ता से कंसल्ट करने का मिलने का अधिकार है 41D में, लेकिन पूरे इंट्रोगेशन के दौरान उसे अपने एडवोकेट से मिलने नहीं दिया जाएगा, ये राइट नहीं है उसका। इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है? ये तो भैया सबको पता है, जग जाहिर है, तो ये तो जग जाहिर है, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी है। सीआरपीसी की कौन सी धारा किसी प्राइवेट व्यक्ति को, अब क्या प्राइवेट व्यक्ति भी अरेस्ट कर सकते हैं? और ये पावर सीआरपीसी कौन से सेक्शन में आपको देता है? सेक्शन 43। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने आप में, और किन मामलों में देता है ये भी जान लेना। यदि मैं प्राइवेट पर्सन हूं, और ये आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना, मैं प्राइवेट पर्सन हूं तो मैं किसी को भी अरेस्ट कर सकता हूं? नहीं। जिसने मेरी प्रेजेंस में कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय प्लस नॉन बेलेबल ऑफेंस किया हो, ये ध्यान रखना है, दोनों बातें होंगी तो काम चलेगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस, यदि इनमें से कोई भी एक अपराध क्या मेरी प्रेजेंस में मैं अरेस्ट नहीं कर पाऊंगा, वो ऑफेंस कॉग्निजेबल नेचर का भी होना चाहिए प्लस नॉन बेलेबल भी हो, तो मैं उससे, एक प्राइवेट पर्सन उससे अरेस्ट कर सकता है। या वो दूसरी बात, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, उद्घोषित अपराधी हो, या फिर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो भी एक प्राइवेट पर्सन उससे अरेस्ट कर सकता है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी कि उद्घोषित अपराधी। तो ये याद कर लेना क्वेश्चन, मुझे लगता है कि आएगा क्वेश्चन आपके। फिर एक क्वेश्चन हमारा आता है, मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी की पावर हमने दी है सेक्शन, कौन से सेक्शन में दी है हमने दी है 44 में। सेक्शन 44 में हमने पावर दी है। कौन से सेक्शन में दी है? सेक्शन 44 में। एक मजिस्ट्रेट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर जब सुबह टहलने जाता है तो उसके सामने कत्ल हो जाता है, मर्डर हो जाता है, क्या वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है? भाई वो कर सकता है, इसमें कोई बात ही नहीं। सेक्शन 44 में पावर मजिस्ट्रेट को दी गई है। और ये भी जान लेना कि जो मजिस्ट्रेट 44 में आते हैं, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे, या फिर ये होंगे कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सिर्फ दो लोगों को हमने ये पावर दी है, दो मजिस्ट्रेट को ये पावर दी है, चाहे आप जुडिशियल हो या आप एग्जीक्यूटिव हो। इसके बाद कौन सी धारा किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय शरीर को छूने से मना करती है? और भाई मना करती है 46(1). और ये भी जान लेना, ये भी जो प्रोविजन जोड़ा था हमने वो 2008 का अमेंडमेंट एक्ट था, सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2008। दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2008 में हमने ये प्रोविजन लेके आए थे कि किसी महिला की अरेस्टिंग होनी तो भाई कोई मेल पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते हुए उसकी बॉडी को टच नहीं करेगा। देखिए 10-12 मिनट और मैं आपके लेने जा रहा हूं, और जल्दी से आप इन्हें और देख लीजिएगा, एटलीस्ट इतने क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। फिर मैं इनके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सीआरपीसी और कुछ और सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देखूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई भी स्त्री सूर्यास्त के पश्चात सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार नहीं की जाएगी, और जहां ऐसी गिरफ्तारी की असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं तो वहां पर कोई लेडी पुलिस ऑफिसर रिटन में ये रिपोर्ट करेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। रट डालो इस बात को, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि एक तो नॉर्मल कोर्स में 46 सबसेक्शन 4 में बात लिखी है कि आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जाएगा यदि नॉर्मल कंडीशंस हैं, लेकिन यदि नॉर्मल कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन ऐसी हैं कि अब आपको अरेस्ट करना पड़ेगा,
तो कोई लेडी पुलिस ऑफिसर पहले इसकी राइटिंग में रिपोर्ट करेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, और जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अपनी कंसेंट दे देंगे उस पर, तभी कोई लेडी पुलिस ऑफिसर ही आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज उस वुमेन को अरेस्ट करेगी। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ये वाला, राइट आंसर है 3। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 उपबंधित है, ये है गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा, ये याद कर लीजिएगा 54। ये 72 मैं मानता हूं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 70 जो आ रहा है गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त परेड, और शिनाख्त परेड जिसे आइडेंटिफिकेशन परेड भी कहते हैं, एविडेंस एक्ट में ये बात आपको देखने को मिलती है। एविडेंस एक्ट में ये बात आपको देखने को मिलती है सेक्शन 9 में, और यहां पर यदि हम सीआरपीसी की बात कर रहे हैं तो ये बात आपको देखने को मिलती है 54A में। परफेक्ट आंसर ये है आइडेंटिफिकेशन परेड। ये सबसे पहले सीआरपीसी में 2005 में जोड़ा गया था, सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2005, और फर्दर इसमें 2013 में अमेंडमेंट भी हुआ था। तो इसे अच्छे से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये शिनाख्त परेड करता कौन है? ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, थाने का महासाधक अधिकारी। ये थाने का महासाधक अधिकारी पहले कोर्ट से परमिशन लेंगे, यदि परमिशन मिलती है तभी आप आइडेंटिफिकेशन परेड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और फर्दर 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में इसमें अमेंडमेंट करके कुछ बातें और जोड़ी गई थी कि जहां पर शिनाख्त करने वाला व्यक्ति फिजिकली या मेंटली डिसेबल है, तो यहां पर ऐसा आइडेंटिफिकेशन मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में होगा। ये बात 2013 में जोड़ी गई थी। आगे चलिए, 55A के अंतर्गत अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य व सुरक्षा की देखभाल करे। ये बात 2008 में जोड़ी गई थी। सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2008 में इस बात को जोड़ा गया था। ये वही रिपीट हो गया क्वेश्चन हमारा कि बंदी व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात, ये वही बात आ गई 55A, ये 55A में बात आ गई है। अब निम्नलिखित मुकदमे में से किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के संबंध में विशेष मार्गदर्शन निर्देश दिए हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट केस, रट डालो। ये क्या है? डीके बसु, रट डालो इस बात को। डीके बसु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्टिंग के रिगार्डिंग गाइडलाइंस दी थी जो फॉलो की जाती हैं, तो इसे रट डालिए। गिरफ्तारी के संबंध में वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग केस डीके बासु केस। डीके बासु केस फिर आ रहा है सीआरपीसी 1973 की किस धारा में यह कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा? तो भाई ये आप सब जान लीजिए 57। और ये भी जान लेना, यहां पर जो अरेस्टिंग हो रही है वो विदाउट वारंट हो रही है। यदि विदाउट वारंट कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो वहां पर पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो 24 घंटे तक उसका इंट्रोगेशन कर ले, पूछताछ कर ले और उसे रिलीज कर ले। लेकिन यदि आपको लगता है कि उसे अभी छोड़ा नहीं जाना चाहिए तो भाई फिर आप जाइए सीआरपीसी के सेक्शन 167 में और मजिस्ट्रेट के पास जाके रिमांड के लिए आवेदन कीजिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 167 में दो तरीके की रिमांड है, एक पुलिस रिमांड और एक जुडिशियल रिमांड। पुलिस रिमांड मैक्सिमम 15 दिन की होती है और जुडिशियल रिमांड मैक्सिमम 90 डेज और 60 डेज। 10 साल तक के जो मामले होते हैं उसमें 60 दिन की जुडिशियल रिमांड, उससे ऊपर 90 डेज की जुडिशियल रिमांड होती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा गया है कि अब पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट करते हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर या तो उसे रिलीज कर लो या मजिस्ट्रेट के समक्ष रिमांड के लिए 167 में उसे मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाइए, लेके जाना पड़ेगा 24 आवर्स के बाद। यानी 24 आवर्स में या तो छोड़ दो नहीं तो मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाओ। कहाँ लिखिए बात? तो मजिस्ट्रेट के सामने 167 में आपको जाना पड़ेगा पुलिस या जुडिशियल रिमांड के लिए। और ये जो प्रोविजन लिखा गया है ये धारा 57 में लिखा गया है। इसके बाद एक व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है कितनी अवधि तक अभिरक्षा में रखा जाएगा? ये वही रिपीट हो गया 24 आवर्स। आगे चलिए, थाने का 78 नंबर, थाने का भाषाधक अधिकारी सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जो बिना वारंट की गिरफ्तार किए गए हैं रिपोर्ट करेगा। देखिए ये क्वेश्चन जान लो जरा, ये भी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है और जनरली हम इसके लिए अवेयर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर
ये आएंगे जिला मजिस्ट्रेट को। सेक्शन 58 आप देख लेना, देखिए इस बात को जान, सेक्शन 58 देखिए इस बात को आप जान लेना कि जब कोई पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट जिन जिन व्यक्तियों को अरेस्ट करता है तो उसकी रिपोर्ट ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डायरेक्शन पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को यानी कि एसडीएम को देंगे, उपखंड मजिस्ट्रेट को देंगे। और ये बात हमें देखने को मिलती है सेक्शन 58 में। कहां देखने को मिलती है हमें? ये देखने को मिलती है हमें सेक्शन 58 में। तो इसका परफेक्ट आंसर कौन सा है? जिला मजिस्ट्रेट, 78 का 4th नंबर ऑप्शन। यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से निकल भागा है उसका तुरंत पीछा कर सकता है। तो भाई उसका पीछा किया जा सकता है भारत के किसी भी स्थान में। कहां पर किया जा सकता है? भारत के किसी भी स्थान में किया जा सकता है। और कौन सा सेक्शन के बारे में बात करता है हमें? सेक्शन 60 देख लेना आप जरा। सेक्शन 60 में आपको ये देखने को मिलेगा कि यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागता है तो वो व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वो निकल भागा है वो भारत के किसी भी स्थान पे उसकी गिरफ्तारी कर सकता है। ये बात कहां लिखी है? सेक्शन 60 में। ये कह रहा है न्यायालय द्वारा जारी किया गया समन होना चाहिए। ये जान लीजिएगा, जो समन्स कोर्ट इशू करती है वो सेक्शन 61 में उसका फॉर्म ऑफ समन्स दे रखा है, समन का प्रारूप बता रखा है। वो लिखित रूप में होना चाहिए, 2 प्रतियों में होना चाहिए, डुप्लीकेट में, न्यायालय द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, और इन शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट, उसमें न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए। यानी कि लिखित होना चाहिए, हस्ताक्षरित होना चाहिए, कोर्ट की सील होनी चाहिए, और डुप्लीकेट यानी कि 2 प्रति में होना चाहिए। ये लिखित रूप में भी सही है, 2 प्रति में भी सही है, और लिखित रूप में 2 प्रतियों में, और उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और न्यायालय की मुद्रा। यानी कि परफेक्ट आंसर हमारा जो है, परफेक्ट आंसर जो हमारा है वो कौन सा है? परफेक्ट आंसर हमारा ये है। परफेक्ट आंसर हमारा ये है। ये भी देख लेना कि कहीं पहला ऑप्शन देखते ही टिक मार दो, नहीं भैया देखो परफेक्ट कौन सा है। लिखित भी है, 2 प्रतियों में भी है, पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित भी है, न्यायालय की मुद्रा भी लगी हुई है। अब जल्दी से चलते हैं 81 पे। और 81 हमें ये कह रहा है जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान पर हो तो वह साधारणतः ऐसा समन 2 प्रतियों में भेजेगा। तो भाई किसको भेजेगा ये? तो ऑफकोर्स ये भेजेगा सेक्शन कौन सा देखेंगे आप इसके लिए? इसके लिए आप देख लीजिएगा सेक्शन 67 देख लेना आप, सेक्शन 67 सीआरपीसी। 82 हमें कहता है एक विधि मान्य वारंट के निम्नलिखित आवश्यक तथ्य है। जान लो जरा इस बात को। देखिए एक समन का प्रारूप और वारंट का प्रारूप क्या होता है? समन लिखित में, हस्ताक्षरित, न्यायालय शैल बी द सील ऑफ द कोर्ट, न्यायालय की मुद्रा भी होती है और डुप्लीकेट में भी होता है, लेकिन वारंट डुप्लीकेट में नहीं होता। बस ये याद कर लीजिएगा। सेक्शन 70 जब आप देखेंगे, सेक्शन 70, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये लिखित भी होना चाहिए, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित भी होना चाहिए, न्यायालय की सील भी लगी होनी चाहिए। इसमें तीनों सही हैं, लेकिन क्या पूछा है उन्होंने? गलत उत्तर बताइए। तो ये गलत उत्तर है। वो लिखित भी होना चाहिए, पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित भी होना चाहिए, न्यायालय की मुद्रा भी लगी होनी चाहिए। ये बात गलत है। दांडिक न्यायालय द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी का वारंट प्रवर्त रहता है। कब तक प्रवर्त रहता है? जब तक कि वह रद्द ना हो जाए, जब तक कि वह रद्द ना हो जाए। देखिए ये बात जानिए, जब आप सेक्शन 70 पढ़ते हैं, 70 का क्लॉज 2 पढ़ेंगे, सब सेक्शन 2 पढ़ेंगे, तो उसमें ये बात लिखी है कि एक वारंट कब तक जारी रहता है? जब तक कि उसे जारी करने वाला न्यायालय उस वारंट को वापस रद्द नहीं कर देता, या जब तक कि उस वारंट का निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आपके सामने जो परफेक्ट आंसर है वो है जब तक कि वो रद्द नहीं कर दिया जाता। 84 कह रहा है ट्रांजिट रिमांड का अर्थ क्या होता है? ट्रांजिट रिमांड का मतलब ये होता है जब ऐसा होता है कि मान लीजिए अपराध मैंने किया यहाँ पर और मैं किसी दूसरे राज्य में भाग गया। अपराध यहाँ पर किया मैंने किसी दूसरे राज्य में, और मैं किसी
एक अदर स्टेट में जाके भाग जाता हूं खुद को बचाने के लिए, वहां की पुलिस मुझे अरेस्ट करती है, तो चूंकि मैंने अपराध, सपोज मैंने अपराध यूपी में किया और मैं एमपी भाग गया अपराध करने के बाद, एमपी की पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया, लेकिन चूंकि मैंने अपराध यूपी में किया है तो मेरा जांच और विचारण कहाँ किया जाएगा, यूपी में, तो वहां मुझे अरेस्ट करके वहां की कोर्ट मुझे कहां भेज देगी, यूपी की कोर्ट में। ये कहलाता है ट्रांजिट रिमांड, ये कहलाता है ट्रांजिट रिमांड। 85 हमें ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 85, दंड प्रक्रिया संहिता में फरार व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा और संपत्ति की कुर्की की जाती है। तो जो उद्घोषणा की जाती है वो 82 में, और इसके अटैचमेंट के या कुर्की के प्रोविजन दे रखे हैं 82 से लेके 86 तक। यदि आप फरार हो जाते हैं, आपको समन सा वारंट इशू किया गया था, आप न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, आप पहले हम एक प्रोक्लेमेशन करेंगे आपके नाम सेक्शन 82 में, और फिर 83 में हम आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर देंगे। तो 83 से लेके 86 तक, 82 से लेके 86 तक आपके प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा और कुर्की यानी कि अटैचमेंट के प्रोविजन दिए गए हैं। आगे चलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है? 82 में की जा सकती है। 82 में मैंने आपको बताया कि इसमें जो परफेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 82। किसी फरार व्यक्ति के लिए जो उद्घोषणा की जाती है, जो उद्घोषणा की जाती है वो 82 में की जाती है। समन के स्थान पे वारंट या समन के अतिरिक्त वारंट जारी करने के लिए लिखित में कारण देना आवश्यक शर्त है, ये कथन सत्य है। और इसके लिए पढ़ लेना सेक्शन 87, क्वेश्चन नंबर भी 87 है तो, और सेक्शन भी कौन सा पढ़ना है, 87 पढ़ना है आपको। इसके बाद एक उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, कुर्की की तारीख से निम्न अवधि के अंदर हाजिर होने पर अपनी कुर्क संपत्ति अथवा विक्रय के शुद्ध आगमन का दावा कर सकता है। देखिए, जब आप 84 पढ़ेंगे, सेक्शन 84 पढ़ेंगे, तो यदि सपोज 83 में आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाती है, जो प्रॉपर्टी अटैच की गई थी वो उद्घोषित व्यक्ति की गई थी, लेकिन गलती से आप जो उद्घोषित व्यक्ति नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो गई, और आप कोर्ट में ये ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं कि आपने गलत तरीके से हमारी प्रॉपर्टी अटैच कर दी, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो ना भाई, तो कर लीजिए ऑब्जेक्शन। तो कितने दिन के अंदर करेंगे आप 6 मास के अंदर करेंगे। उस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट होने के 6 महीने के अंदर आप ऑब्जेक्शन कर लीजिए। इसके बाद आ रहा है कि फरार व्यक्ति की संपत्ति कुर्की की जा सकती है धारा 83 में। जो कुर्की की जाती है वो, देखिए, जो प्रोक्लेमेशन है, उद्घोषणा है, वो 82 में, 83 में अटैचमेंट हो जाता है, 84 में आपको ऑब्जेक्शन करना है। जो आपकी प्रॉपर्टी यदि गलत तरीके से अटैच हो गई है तो आप ऑब्जेक्शन करोगे 84 में, सेक्शन 84 में। इसके बाद सेक्शन हमारे देखिए कंप्लीट होने जा रहा है। मैं यहाँ पर 100 एमसीक्यूज आपके सामने लेके आया हूँ, और ये 90 क्वेश्चन नंबर 90 चल रहा है हमारा। सीआरपीसी के तहत वे कौन सी अधिकतम अवधि है जिसमें कुर्की के बारे में दावे और आपत्ति दायर करना आवश्यक है? कौन सी अधिकतम अवधि है भाई? वही अधिकतम अवधि मैंने आपको बताया, 6 महीने के अंदर। आप 6 महीने के अंदर वो आपत्ति कर लीजिए। 91 कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 91 कि किस धारा के अंतर्गत उन दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए जिनके कब्जे में वे है समन जारी किया था। देखिए, हमने सेक्शन 91 में न्यायालय को ये पावर दी है, इवन पुलिस थाने के भाषाधक अधिकारी को भी हमने पावर दी है कि यदि कोई दस्तावेज जिसके मामले में आपको लगता है कि जांच, अन्वेषण जांच विचारण में यह आपके लिए यूजफुल हो सकती है, तो चाहे आप कोई कोर्ट हो या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हो, यदि वो दस्तावेज या कोई चीज किसी व्यक्ति के कब्जे में है तो आप उसके नाम समन्स इश्यू कर सकते हैं कि भैया वो चीज या वो दस्तावेज हमारे सामने प्रोड्यूस कर दो। तो ये पावर आपको मिलती है 91 में। फिर कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 91 लागू नहीं होती, यानी कि सेक्शन 91 में, जैसा मैंने आपको बताया कि यदि आपके कब्जे में कोई डॉक्यूमेंट है, कोई चीज है, उसे अपने सामने प्रोड्यूस कराने के लिए या तो कोर्ट, कोई भी कोर्ट, एनी कोर्ट, या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन आपके नाम समन्स इश्यू कर सकते हैं कि भैया वो चीज, वो डॉक्यूमेंट हमारे सामने प्रोड्यूस करो। ये 91 में। लेकिन 91 किस पे लागू नहीं होती? ये अभियुक्त व्यक्ति पे लागू नहीं होती, ये ध्यान रखेंगे आप। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। और देखिए, बस ये कुछ क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं। और 93 कहता है डाकघर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है? देखिए, ये जान लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 91 से लेके 98 तक
सीआरपीसी के सारे क्वेश्चन कर लेना प्री के लिए 100%, 100%, एक क्वेश्चन तो कहीं गया ही नहीं 100%। ये कह रहा है कि डाकघर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है। देखिए एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि वो डाकघर ना हो तो क्या होगा। यदि आपके घर में हमें सर्च वारंट इशू करना है तो ये पावर किसके पास है, हु मे इशू सर्च वारंट अंडर सीआरपीसी। तो याद कर लो ये सेक्शन है 93 सब सेक्शन 1 में ये दे रखा है हु मे इशू सर्च वारंट, कौन तलाशी वारंट जारी कर सकता है। लिख लेना एनी कोर्ट, कोई सा भी न्यायालय कर सकता है भाई, कोई भी न्यायालय। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब आता है किसी पोस्ट ऑफिस पे वहां की तलाशी लेनी है, वहां के लिए सर्च वारंट इशू करना है, सिर्फ 2 ऑफिसर हैं। और ये बात ध्यान रखना, ये बात 93 के 3 में दे रखी है और 2 हैं, एक तो आपका हो जाएगा जिला मजिस्ट्रेट और एक हो जाएंगे सीजीएम। सीजीएम का ऑप्शन यहाँ पर दे नहीं रखा है तो यहाँ पर परफेक्ट आंसर डीएम होंगे, जिला मजिस्ट्रेट। लेकिन अभी याद कर लो 93 क्लॉज 1 में यदि कहीं और होनी है सर्च वारंट तो कोई भी कोर्ट सर्च वारंट इशू कर सकती है। लेकिन किसी पोस्ट ऑफिस में या डाकघर में या किसी पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास सर्च वारंट इशू होनी है तो भैया सिर्फ डीएम और सीजीएम 93 सबसेक्शन 3। यहाँ पर चूंकि सीजीएम का ऑप्शन नहीं है तो हम बात ही नहीं करेंगे। सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी की जा सकती है, अभी बताया मैंने आपको 93 में। और 95 के अंतर्गत संप्रहरण की घोषणा को अपास करने के लिए किस न्यायालय में आवेदन किया जाएगा, उच्च न्यायालय में, और वो भी 2 महीने के अंदर। 2 महीने के अंदर कब से, जब से राज्य सरकार किसी पब्लिकेशन को संप्रहत या फॉरफिट करने की गवर्नमेंट गजट में नोटिफाई करती है तो राज्य सरकार के उस ऑर्डर को सेटिसाइड करने के लिए आप एप्लीकेशन उच्च न्यायालय में मूव कर सकते हैं। लेकिन जब वो फॉर फीचर का ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट गजट में पास किया था उसके 2 महीने के अंदर। ये बात आपको देखने को मिलती है सेक्शन 96 में। संप्रहत होगा 95 में, आवेदन करोगे 96 में। विधि 90, फिर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विधि विरुद्ध निरुद्ध व्यक्ति की तलाशी हेतु तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति है। विधि विरुद्ध निरुद्ध व्यक्ति, इसे रट डालो 100% क्वेश्चन आएगा ये 100%। सेक्शन 97 सीआरपीसी रट लो। ये पूछा जाता है कि सीआरपीसी का कौन सी धारा बंदी प्रत्यक्षकरण हैबियस कॉर्पस रिट के समान है 97। यदि ऐसा हो कि मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगा कि मैंने किसी व्यक्ति को रॉन्गफुली डिटेन कर रखा है, चाहे मैं प्राइवेट पर्सन हूं, पब्लिक सर्वेंट हूं, पुलिस ऑफिसर हूं, कुछ भी हो, तो ऐसे में मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगा कि मैंने किसी व्यक्ति को इलीगली डिटेन किया है तो मेरे घर की तलाशी हो सकती है। तो तलाशी यहां पर जो की जाएगी उसके लिए वारंट इशू होगा। तो कौन वारंट इशू कर पाएगा, डीएम भी कर पाएंगे, एसडीएम भी कर पाएंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी कर पाएंगे। परफेक्ट आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव। और ये बात रट डालो 97 आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। कौन सी धारा, सीआरपीसी की कौन सी धारा बंदी प्रत्यक्षकरण रिट के समान है 97। और देखिए बिल्कुल खत्म करने जा रहे हैं हम। और ये कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन आ भी गया, ये क्वेश्चन आपके सामने आ भी गया। और ये कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा बंदी प्रत्यक्षकरण रिट से मिलती जुलती है, रट डालो 100% आने वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से, तो लिख दिया मैंने 100%। फिर 98 में ये कह रहा है कि धारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के अंतर्गत चुराई हुई संपत्ति को अविग्रहित करने की अधिकार हमने दे दिया पुलिस अधिकारी को। किसको दे दिया हमने, ये अधिकार हमने दे दिया है पुलिस अधिकारी को। फिर 99 हमें कह रहा है क्या एक मजिस्ट्रेट किसी स्थान की तलाशी, देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा आता है 99 में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बोल दूं, कब एक मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में सर्च वारंट इशू करने की, यानी कि कब एक मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का आदेश दे सकता है। मैं एक मजिस्ट्रेट और मैं अपनी प्रेजेंस में तलाशी देने का आदेश दे सकता हूं। कौन से सेक्शन में, इंपॉर्टेंट है 103 रट डालो इस बात को। और लास्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, क्या दांडिक न्यायालय उसके समक्ष, क्या दांडिक न्यायालय उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज को परिबद्ध कर सकता है या नहीं, तो लॉजिकल बात है यस कर सकता है, कर सकता है। तो ये आज के हमारे सेक्शन 1 से लेके
सेक्शन 105 सीआरपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके सामने थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। मुझे लगता है आपने इस पूरे वीडियो को एंजॉय किया होगा, और जिन्होंने पहले से सीआरपीसी पढ़ी है उन्होंने कहीं ना कहीं या तो आप रिविजन हो रहा है आपका, या फिर आपका स्वयं मूल्यांकन यानी कि सेल्फ असेसमेंट हो रहा है। तो आज के लिए हमारा ये वीडियो यहीं पर हम खत्म करेंगे। बाकी बाकी जो एमसीक्यूज हैं वो अगली वीडियो में मैं आपके सामने जल्दी मिलूंगा। आज के लिए यहीं पर छोड़ते हैं। हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। टेक केयर।